FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम आपको किसी न किसी एक्सपर्ट से मिलवाते हैं और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय मुंजाल, इंचार्ज स्पीच एंड हियरिंग यूनिट, PGI चंडीगढ़। डॉक्टर मुंजाल आज हमें बहरेपन और सुनने की क्षमता से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएंगे और इस क्षेत्र में क्या क्या नई टेक्निक्स हैं जिनके सहारे हम इन समस्याओं को समाधान की ओर लेकर जा सकते हैं। इन तमाम बातों के बारे में डॉक्टर संजय मुंजाल विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर संजय मुंजाल, प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और आज हम सुनने की क्षमता को लेकर बात करेंगे, इनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि सुनने की क्षमता की जब हम बात करते हैं तो इसके सही मायने क्या है? सुनने के मायने ये है कि जब हम किसी से बात करें तो हम उसकी बात को स्पष्ट सुन पाएं। अगर धीरे से भी बात करता है उसकी बात को समझ पाएं, हमें बार बार पूछना ना पड़े कि क्या कहा, क्या कहा। सो वो है सुनवाई जी। जब हमें बार बार किसी से पूछना पड़े कि आपने क्या कहा या कोई कुछ कहे और हम उसका मतलब कुछ और समझें, तो इसका मतलब है कि हमें सुनाई में दिक्कत है। जी 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 जी। तो अगर हमें ऐसी कोई समस्या नहीं है तो इसका मतलब हमारी सुनने की क्षमता बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस सुनने की क्षमता में समस्या क्यों आन पड़ती है और जब आती है तो इसका हमें पता समय पर लग जाता है? देखिए, सुनाई की जो दिक्कत है, अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उसमें जब वही जैसे मैंने बताया कि अगर हमें बार बार पूछना पड़ रहा है, दूसरा कोई इंसान कुछ बोल रहा है और हम कुछ और समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सुनवाई की दिक्कत शुरू हो गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कान के देखो 3 हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला, एक बीच वाला और एक अंदर वाला। तीनों का हियरिंग में अपना अपना रोल है। तो अगर कान के बाहर वाले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मान लो एक सिंपल कान में मैल है, अगर कान में मैल है तो उससे भी सुनाई की दिक्कत हो सकती है। अच्छा, वो आगे आ जाती है। हाँ, वैक्स जिसको कहते हैं, जिसको वैक्स कहते हैं। अगर वैक्स आ गई, वो सुनाई का जो रास्ता है, आवाज़ जो बाहर वाले हिस्से से बीच वाले हिस्से में और फिर उसके कान के अंदर वाले हिस्से में और अल्टीमेटली ब्रेन में जाती है, तो वो रास्ता जो है, वो पाथवे जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। जब वो रास्ता रुक जाता है तो सुनाई में दिक्कत आती है। और ऐसे ही अगर कान में कोई इन्फेक्शन है, कान का पर्दा फट गया है, तो उससे भी सुनाई में दिक्कत आ सकती है। या कोई चोट लग जाए, या चोट लग जाए, उससे भी। सो कान के बाहर वाले हिस्से में और बीच वाले हिस्से में जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उससे भी सुनाई में कमी आ गई। लेकिन ये दोनों, अगर कान के बाहर वाले और बीच वाले हिस्से में कुछ भी आता है, लेकिन यह है कि उसका ट्रीटमेंट है मेडिकली या सर्जिकल ट्रीटमेंट हो जाता है, समय रहते रहते हो जाता है। मतलब वो प्रॉब्लम जो है आगे तक नहीं जाती। यस। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कान में अक्सर वैक्स तो बनती है, और वैक्स अगर बनती है तो उसे फिर साफ करने का तरीका क्या है, वो इन्फेक्शन में ना बदले, इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, वैक्स एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम सभी में बनती है, और वैक्स अपने आप बाहर की तरफ आती है। उसका एक माइग्रेटरी फंक्शन होता है। अच्छा। तो इसलिए उसको कभी भी खुद से साफ नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद से साफ करते हैं, जैसे बर्ड से साफ करते हैं लोग, उससे क्या होता है कि हम उसको बाहर निकालने की बजाय थोड़ा सा अंदर पुश कर देते हैं। जब वो अंदर की तरफ चले जाती है, फिर वो बाहर आने का कोई मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पे, फिर वो पर्दे के पास जम जाती है और वहाँ पे हार्ड वैक्स हो जाती है। और जब वो पर्दे के पास होती है तो हमें दर्द भी होता है और ऐसे लगता है कि हमारे कान बंद है। हाँ, और फिर वो निकलवानी पड़ती है, वो अपने आप बाहर नहीं आएगी। तो इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि कान को कभी भी खुद से साफ मत करिए, उसको एक विशेषज्ञ से साफ करवाइए। तो कान को साफ खुद से नहीं करना, विशेषज्ञ से करवाना है, तो ये साल में कितनी बार होना चाहिए? देखिए, जैसे हम सबको, किसी को कम पसीना आता है, किसी को ज़्यादा पसीना आता है, ये डिपेंड करता है हमारे स्वेट ग्लैंड्स कितनी है। सिमिलरली हमारे कान के अंदर भी ग्लैंड्स होती है जो सेरुमन और वैक्स को प्रोड्यूस करती हैं। वो जिसमें ज़्यादा है उसमें वैक्स ज़्यादा बनेगी, जिसमें कम है उसमें वैक्स कम बनती है। मतलब उसे फ्रीक्वेंटली जाना पड़ेगा। उसको फ्रीक्वेंटली जाना पड़ेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स में एक बार तो करवा लेना चाहिए। लेकिन आपको खुद पता लग जाता है कि आपकी ज़्यादा बन रही है तो आपको फ्रीक्वेंटली जाना पड़ेगा, कम बन रही है तो 6 महीने में एक बार
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका नॉर्मल सिस्टम है कान का सुनने का और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं लगती, क्योंकि खुद पता चल जाता है, तो ऐसे में साल में एक आध बार ENT स्पेशलिस्ट के पास चले जाना चाहिए। यस, डेफिनेटली जी। तो उससे क्या है कि कुछ भी थोड़ी बहुत भी वैक्स होगी तो वो निकलवा लेंगे जी, और वो साफ हो जाए, वो साफ हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, एक जो व्यक्ति है स्वस्थ है, अच्छा भला है, सुनाई देता है, सुबह उठता है और वो बार बार कंप्लेंट करता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हो, आप बार बार बोलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, और वो मानने को भी तैयार नहीं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ है। तो ये जो अचानक हियरिंग लॉस है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जो सडन हियरिंग लॉस है, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं, जो कान के अंदर वाले हिस्से के कारण होता है, वो मोस्टली वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन होते हैं कई तरह के, जिससे सडन लॉस हो जाता है। दूसरा यह है कि कई बार ऐसा भी होता है कि वैक्स के कारण भी सुनना कम हो जाता है, कि सडनली वैक्स थी, वैक्स आपने साफ करी, साइड पे पड़ी थी, लेकिन आप उसको जब साफ करते हुए आपने रास्ते में सेंटर में ले गए, उसको बिल्कुल पर्दे के सामने ले गए, ठीक है, तो उससे एकदम से सुनना बंद हो जाएगा। लेकिन वैक्स वाला पार्ट तो क्लियर है ना, आपने बताया। हाँ जी, वो तो हो सकता है, अचानक इसके बावजूद सुनाई नहीं दे रहा है, वैसे बंदा बिल्कुल सही है, वो आपसे जानना चाहता हूँ कि वो क्यों होता है और उसका निदान क्या है? देखिए, उसको हम बोलते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जी, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक मीन जिसका कारण जो है पता नहीं है। 90% ऑफ द केसेस में जो सडन हियरिंग लॉस है वो इडियोपैथिक होता है, उसका कारण नहीं पता होता। पर मोस्ट कॉमनली जो कॉज होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। अब इसमें क्या है कि अगर आपको सडन हियरिंग लॉस हुआ और वो वायरल इन्फेक्शन के कारण है जी, तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। इमीडिएट से मुझे समझाइए कितनी देर में? फर्स्ट 72 आवर्स में अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। होता क्या है कि जो हमारा कान का अंदर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं कॉक्लिया। उस कॉक्लिया की ब्लड सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है, धीरे धीरे कम होने उसके कारण जो है क्या होता है कि उसके जो अंदर स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं। तो वो डैमेज होते जाते हैं क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। अगर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे, उसकी ब्लड सप्लाई को रिवाइव नहीं करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर्स डैमेज होते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर हम ट्रीटमेंट कर लें तो रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है जी। जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे फिर रिकवरी या तो नहीं होगी या पार्शियल रिकवरी होगी। मतलब 72 घंटे जो हैं आपके पास हैं और बहुत ज़्यादा घंटे हैं। हाँ जी। और ऐसे में अगर हम उसे नज़रअंदाज करते हैं तो परमानेंटली हियरिंग लॉस हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। फिर वो रिवाइव नहीं हो सकता। वो रिवाइव नहीं हो सकता। जी, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत है और बात बात पे मोबाइल इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और कान पे लगे रहता है 24 घंटे हमारा मोबाइल। लोग ये भी कहते हैं कि अगर मोबाइल से सुनना है तो बाईं तरफ से सुना जाए तो कम इम्पैक्ट होता है, दाईं तरफ से ना सुना जाए। ये मेरे दो सवाल आपसे हैं। पहले तो ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल कानों के लिए, सुनने की क्षमता के लिए कितना खतरा पैदा कर सकता है, और क्या बाएं और दाएं कान के जो बारे में मैंने बताया उससे साइंटिफिकली कुछ लेना देना है कि नहीं? देखिए, पहले सवाल जो कि इससे नुकसान होता है कि नहीं, हमने 2010 में 2 स्टडीज़ की थी जो हमने पब्लिश भी की हैं, और उसमें हमने पाया कि जो लोग 2 घंटे से ऊपर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, 2 घंटे से ऊपर लगातार, ऑन एन एवरेज 2 घंटे, सो उनको हियरिंग लॉस, हमने 2 ग्रुप्स लिए थे, एक में 2 घंटे से कम था, एक में 2 घंटे से ज़्यादा। तो उसमें हमने पाया कि जो इंसिडेंस ऑफ हियरिंग लॉस था, जिस ग्रुप में 2 घंटे से ज़्यादा यूसेज है उनमें हियरिंग लॉस पाया गया। और इस हियरिंग लॉस में शुरू में जो सिम्टम्स आते हैं उसको बोलते हैं हम टिनिटस। टिनिटस मीन्स एक रिंगिंग सेंसेशन आती है कान में। लोग यूजुअली उसको रिपोर्ट करते हैं कानों में शां शां की आवाज़ आनी शुरू हुई, ठीक है। वो एक वार्निंग सिग्नल होता है कि आपके कानों में हियरिंग जो है चेंजेस शुरू हो गए हैं, संभल जाओ। हाँ, संभल जाओ। हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है, ठीक है। तो वो दैट इज कॉल्ड एज टिनिटस। ओके, सो हमने वो पेशेंट्स देखे जो 2 घंटे से ऊपर यूज़ कर रहे थे, उनमें ये हियरिंग लॉस ज़्यादा पाया गया। तो ये जो मोबाइल यूसेज है डेफिनेटली इससे हियरिंग लॉस होता है, बिकॉज जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है और लगातार आप कर रहे हैं। और आप अगर लंबी कॉल्स ले रहे हैं तो आपका कंटिन्यूस एक्सपोजर है टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो कंटिन्यूस एक्सपोजर होता है वो हमारे जो हियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज करता है। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको रोकता हूँ। अब ये तो वो लोग कर सकते हैं जिनका काम जो है वो लगातार मोबाइल पे नहीं है, यानी ऑफिस का काम नहीं है, प्रोफेशनल काम नहीं है। कुछ लोग ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनका काम लगातार फ़ोन पर है, फ़ोन पर इंस्ट्रक्ट करना है, फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस को लेना है, काम करना है। तो वो लोग ऐसे मामले में कैसे अपना ध्यान रखें?
देखिए उसमें क्या कर सकते हैं कि जब हम मोबाइल को कान पे लगाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कान के आसपास बनते हैं। तो आप मोबाइल फ़ोन को अपनी बॉडी से दूर रखिए, स्पीकर यूज़ करिए, स्पीकर से बात कीजिए। जब आप स्पीकर से बात करेंगे तो आपका कान जो है वो मोबाइल से दूर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हो रही है वो वहाँ पे रहेगी, फ़ोन के पास रहेगी, कान के आसपास नहीं होगा, एक्सपोजर जो है वो कम होगा। दूसरा यह है कि अगर आपके पास चॉइस है लैंडलाइन की तो आप लैंडलाइन यूज़ कीजिए, बिकॉज लैंडलाइन में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती है। आजकल थोड़ा इजी हो गया है फ़ोन डायल करना विद मोबाइल, इसलिए हम कन्वीनियंस के लिए मोबाइल, क्योंकि उसमें फ़ोन मैक्सिमम यूसेज वही है। हाँ, क्योंकि उसमें नंबर भी उसी में फीड रहते हैं, हमें डायल नहीं करने पड़ते, उसमें मैनुअली डायल करने पड़ते हैं, लेकिन उससे नुकसान है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आपके पास अगर लैंडलाइन है तो लैंडलाइन से फ़ोन कीजिए, तो उससे जो है एक्सपोजर वो कम होगा। और एक सवाल मैंने आपसे किया था, बाएं कान से सुनना चाहिए दाएं से नहीं। देखो ये कहाँ तक सही है? इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमने जब स्टडी की थी तो हमने देखा कोई बहुत ज़्यादा 2-4 पेपर्स इस पे हैं जिसमें लोगों ने कुछ रिपोर्ट किया है, बट हमारे एक्सपीरियंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दोनों कान सेम काम करते हैं और सेम ही इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बहरेपन की अगर हम बात करें तो ये लगभग हर एक उम्र में हो सकता है और होता भी, आप देखते भी होंगे। हम सबसे पहले बच्चों की बात करते हैं। बच्चों में जन्मजात सुनने की कहते समस्या होती है, वो हियरिंग लॉस होता है। एक जो बच्चा छोटा सा है जो अभी अभी जन्मा है, जो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता, हम कैसे जानें कि इसे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, नॉर्मल बच्चा जो है पैदा होने से 4 महीने पहले ही सुन रहा होता है मदर के वोम में ही। जी। सो जब वो पैदा होता है तो आवाज़ों की तरफ देखता है। आप उसके आसपास कुछ भी आवाज़ें लगाओगे तो वो कुछ ना रिस्पॉन्ड करता है। वो आंखें बंद करके रिस्पॉन्ड करेगा, आइज़ वाइडनिंग होगी, उसके हार्ट रेट में चेंजेस आते हैं और उसकी बॉडीली मूवमेंट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं जैसे ही वो मतलब रिएक्शन करता है। हाँ, वो रिएक्शन करता है, तो अपने रिस्पॉन्सेज देता है। ठीक है, तो अगर आप उसको आवाज़ लगा रहे हो, शोर हो रहा है, या जैसे कच्ची नींद में सोया हुआ है और कोई बर्तन गिर जाता है या कुकर की सीटी बजती है और वो बच्चा उठता नहीं, अगर वो नहीं उठता तो वो इंडिकेशन है कि शायद उसको हियरिंग लॉस है। ठीक है, सो जब बच्चा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, ठीक है, किसी भी आवाज़ को, स्पेशली जो जोर से आवाज़ें आ रही हैं उसमें नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, कुछ डर नहीं रहा, बच्चे डर जाते हैं। जैसे थोड़ी ऊंची आवाज़ होती है, जो बच्चा जब पैदा होता है उसको अगर कोई बर्तन गिर जाए या ऊपर से एरोप्लेन चले जाए तो एकदम से बच्चा डर जाता है। जिसको हियरिंग लॉस होगा वो बच्चा नहीं डरेगा। तो ये कुछ साइंस हैं कि जब बच्चा बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रहा टुवर्ड्स द साउंड, सो वो सस्पिशन रेज करता है कि उस बच्चे को हियरिंग लॉस हो। अगर किसी घर में इस तरह की समस्या दिखाई देती है, हम ये नहीं कह रहे कि उस बच्चे को लॉस है या नहीं है, तो अगर आपको शक है माँ बाप को तो एक बार डॉक्टर को मिल लेना चाहिए। yes. और दिखा लेना चाहिए। आजकल तो इवन यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग बोलते हैं, हमारे इंडिया में अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। कुछ हॉस्पिटल्स में है, जैसे हम पीजीआई में भी करते हैं कि जब बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले उसका एक हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जो कि अब ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया है। सो उस एटलीस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में पता लग जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है कि नहीं। सो उसमें एटलीस्ट अगर बच्चा उस टेस्ट में पास हो गया तो उसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली उसकी हियरिंग नॉर्मल है। फेल हुआ तो देयर इज अ सस्पिशन ऑफ हियरिंग लॉस। सो एट बर्थ ही एक हियरिंग स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर संजय, आपसे जानना चाहता हूँ एक और सवाल मेरा, ये तो टोटली हियरिंग लॉस है, कम भी हो सकता है, उसका अंदाजा कैसे लगाएं? देखिए, जो कम हियरिंग लॉस है उसको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, वो बोलना सीखता है। ठीक है, अगर बच्चे को हियरिंग लॉस है तो उसका बोलना जो है वो डिले रहेगा। ठीक है, वो बच्चा नॉर्मली 1 साल की उम्र में बच्चा अपना पहला शब्द बोलना सीखता है। ठीक है, अगर बच्चे को हियरिंग लॉस है वो उसको बोलने में भी डिले रहेगा। और अगर उसको पार्शियल लॉस है तो वही होगा कि ऊंची आवाज़ पे ध्यान देगा, सॉफ्ट साउंड पे नहीं देगा। ठीक है, अगर वो दूसरे कमरे में है और उसको कोई बुलाता है आवाज़ से, वो नहीं आएगा। ठीक है, सेम रूम में बुला रहे हैं तो आ जा रहा है, तो उससे पता लगेगा कि इस बच्चे को सुनता है लेकिन कम सुनता है। तो ऐसी स्थिति में बात वही है कि अगर आपको शक होता है तो अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपनी ओपीडीज में लगातार इतने मरीज जांचते हैं, देखते हैं, अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को कुछ गाइड करना चाहें? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि जब बच्चा पैदा होता है उसका हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। ये फैसिलिटी ऑलमोस्ट
सभी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है जी। अगर नहीं भी है तो जब बच्चा पैदा होता है तो आसपास के किसी भी अस्पताल में जाके या किसी भी हेयरिंग टेस्टिंग सेंटर में जाके एक स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवाएं। ये पीजीआई भी या पीजीआई में आ सकते हैं। पीजीआई में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है। डेली होता है? डेली होता है। डेली ओपीडी है हमारी। सो मंडे टू सैटरडे किसी भी दिन आके वहाँ पे ईएनटी का कार्ड बनवा सकते हैं। ईएनटी एग्जामिनेशन करवा के फिर हमारे पास स्पीच एंड हियरिंग यूनिट में रेफर करते हैं। देन विल प्रॉपरली आपको पूरा पता चल जाता है कि स्थिति क्या है। यस जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हियरिंग लॉस है, ये हमने जाना कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या साइंस होते हैं। अगर हमें पता चल गया कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, टोटल है, उसका इलाज क्या संभव है कि नहीं? यस, बिल्कुल संभव है। और ये इलाज जितनी जल्दी हो जाए रिजल्ट्स उतने अच्छे हैं। हाँ जी। तो यूजुअली होता क्या है कि जब हियरिंग लॉस होता है तो पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हम उसको हियरिंग एड देते हैं। बच्चे को हियरिंग एड लगाई जाती है। ठीक है। हियरिंग एड लगाने के बाद 3 से 4 महीने उसको इंटेंसिव स्पीच थेरेपी दी जाती है। अगर वो इंटेंसिव स्पीच थेरेपी देने से उसकी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है। अगर इम्प्रूवमेंट ऑप्टिमम है तो वो कंटिन्यू करता है हियरिंग एड्स के साथ। अगर उसकी इम्प्रूवमेंट ऑप्टिमम नहीं है तो उसकी एक सर्जरी है जिसको बोलते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, फिर उसको कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, ये क्या इम्प्लांट है, किस तरह से इम्प्लांट होता है? सो कॉक्लियर इम्प्लांट एक पार्शियली इम्प्लांटेबल डिवाइस है। एक कंपोनेंट उसका सर्जिकली ईयर के अंदर फिट किया जाता है और एक स्पीच प्रोसेसर होता है जो उसके कान के बाहर लगता है। सो जिसकी कॉस्ट अराउंड 5.5 लाख से शुरू होती है, इट गोज अप टू 12 लाख रुपीज़। सो वो इम्प्लांट फिट करके फिर उसके बाद इंटेंसिव स्पीच थेरेपी दी जाती है जिससे बच्चा बोलने लगता है। सो देखा गया है कि अगर ये सर्जरी 3 साल की उम्र से पहले हो जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जो अगर हम 1 साल में कर दें सर्जरी तो बाय द टाइम जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो अपने जो नॉर्मल हियरिंग बच्चे के ऑलमोस्ट बराबर रहता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। बात वही है कि समय रहते संभला जाए और बजाय अपने अनुमान लगाने के डॉक्टर के पास जाया जाए और सही जानकारी ली जाए। तो डॉक्टर साहब, ये तो है बच्चों की बात, और बड़ों में जो हियरिंग लॉस होता है उसे भी रिवाइव किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो उसके लिए क्या तरीके हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई भी चीज़ कान के बाहर वाले हिस्से और बीच वाले हिस्से में है उसको ठीक किया जा सकता है सर्जिकली और मेडिकली। कान का जो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा है, इनर ईयर, जिसमें कॉक्लिया होता है, उसमें जो भी लॉस होता है वो इरिवर्सिबल है। अच्छा, वो वापस नहीं हो सकता? वो वापस नहीं हो सकता। सो उसमें जो मेन कारण है वो यही है कि जैसे उसको बोलते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कि आप अगर ज़्यादा नॉइज़ एक्सपोजर है, जैसे आप लाउड म्यूज़िक सुनते हैं या किसी नॉइज़ी एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, आप डिस्कोथीक्स में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत लाउड साउंड्स हैं, सो वो उसके कारण हो सकता है। फिर ऑटोटॉक्सिसिटी मीन्स देयर कुछ मेडिसिन होती हैं जो ईयर के लिए टॉक्सिक हैं, कानों को नुकसान करती हैं। कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, अगर आदमी वो ले रहा है उसके कारण भी हो सकता है। फिर एज रिलेटेड हियरिंग लॉस जो है 45-50 के बाद जो हमारी डीजनरेशन होती है तो वो भी साथ होता ही होता है। और नेक्स्ट है हमारे मोबाइल फ़ोन से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हम कॉल लेते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं जो हमारे ईयर्स पे असर करती हैं। एंड यूज़ ऑफ ईयरफोन्स, जब हम ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं आइदर फॉर टेकिंग अ कॉल और म्यूज़िक के लिए, जब ईयरफोन्स यूज़ करते हैं तो हमारी जो आवाज़ है, जो भी म्यूज़िक है, वो सीधा हमारे ईयर में डिलीवर होता है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी जो साउंड है अगर 85 डेसिबल से ऊपर है तो वो हमारे कानों को अफेक्ट करता है। डिग्री ऑफ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली वो आपका टेम्परेरी लॉस इंड्यूस करता है, लेकिन अगर आपका एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ता जाता है या रिपीटेडली होता है तो वो परमानेंट हियरिंग लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और डॉक्टर संजय मुंजाल, ये जो आपने ईयरफोन्स बताए ये फैशन में है और यूथ खास तौर से काफ़ी इसका यूज़ करता है, तो इसका यूज़ किस तरह से करें कि हियरिंग लॉस पे कोई इम्पैक्ट ना आए और आप अपना मनोरंजन भी कर पाएँ? यस, अब ईयरफोन्स ये दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जी। सो हम इसके बिना तो नहीं रह सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इसका यूसेज को कम करें, कि आप अगर कंटिन्यूसली आप में भी हाफ एन आवर से ज़्यादा मत यूज़ करें इसको। उसके बाद हमें ब्रेक देना चाहिए। हाँ, ब्रेक देना चाहिए। और उसकी जो वॉल्यूम है उसको ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए। अगर हम
ज़्यादा लाउड सुनेंगे वो फिर 85 डेसिबल से क्रॉस करती है। जैसे 85 डेसिबल से क्रॉस करती है वो हमारे ईयर्स को अफेक्ट करना शुरू करती है। मतलब अपने आप को एक तो ध्वनि प्रदूषण से बचाएं, शोर से बचाएं, प्लस एक तो है कि आप कंटिन्यूस ना सुने, और दूसरा उसको जो लो वॉल्यूम, लो टू मॉडरेट वॉल्यूम पे सुने, लाउड पे मत सुने। क्योंकि जब हम म्यूजिक सुनते हैं स्पेशली तो हमें लगता है कि वॉल्यूम को थोड़ा और इंक्रीज किया जाए जिससे थोड़ा इफेक्ट आए, ठीक है। दो अब सभी फोन्स में भी इवन वार्निंग आ जाती है, लेकिन स्टिल हम बहुत बार उसको इग्नोर करते हैं। सो इसलिए अगर आपने म्यूजिक सुनना है ईयरफोन्स के थ्रू सुनिए, लेकिन आधा घंटा, फिर बीच में गैप दीजिए। जब हम गैप देते हैं तो हमारे जो ईयर के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको रिवाइव होने का टाइम मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस करते हो, कंटिन्यू एक्सपोजर में उनको टाइम नहीं मिलता, रेस्ट पीरियड नहीं मिलता, हाथ पैर खड़ा कर देंगे। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो कान का मामला ऐसा हो गया कि नाजुक मामला केवल दिल का नहीं है, कान का भी उतना ही है। यस, सो हियरिंग लॉस से बिकॉज हमारी कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है जो, और स्पेशली लाउड जो नॉइजेज हैं उससे सिर्फ हियरिंग लॉस नहीं होता, उससे ये भी देखा गया है कि बाकी के बॉडीली फंक्शंस पे भी अफेक्ट पड़ता है, हमारे हार्ट पे पड़ता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है। सो जो लाउड म्यूजिक है या लाउड नॉइज है वो सिर्फ हमारे ईयर्स को इफेक्ट नहीं करती, हमारी पूरी दिल की धड़कनें भी बढ़ा देता है, वो आपको इरिटेट करता है। यस, तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट होता है। तो कान तो बहुत ही नाजुक इस मामले में। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में बताया, इसकी आपने कीमत बताई थी लगभग 5-5.5 लाख से शुरू होता है। ये तो बहुत महंगा इलाज है। ऐसा है, महंगा इलाज है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी हैं। जी। एक स्कीम है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको बोलते हैं एडिप स्कीम, जी, असिस्टेंट डिवाइसेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। जिन लोगों की 20,000 से कम इनकम है पर मंथ की, जी, और बच्चे की आयु 5 साल से कम है, तो उनको गवर्नमेंट फ्री में देती है। तो इसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे डायरेक्ट आपके डिपार्टमेंट को मिलना? हाँ, हमारे डिपार्टमेंट में भेज दिए। तो ये जो है एक इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, उसको बोलते हैं अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़। ये वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन पेपर वर्क हम लोग यहाँ से करके इवैल्यूएट करके भेजते हैं वहाँ, और वहाँ से फिर इम्प्लांट आता है और उसकी फिर यहाँ पे सर्जरी। वो आप डेट देते होंगे, उस हिसाब से आप इम्प्लांट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या पुरुषों और महिलाओं में सुनने की क्षमता के जो लक्षण हैं या जो हियरिंग लॉस है, क्या वो अलग अलग होता है, वेरी करता है? नहीं, लक्षण सेम रहते हैं, लेकिन इंसिडेंस जो है वो मेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। ऐसा क्यों है? ऐसा है कि एक तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन, प्लस उससे ज़्यादा है कि एज अ मेल हम शायद ज़्यादा बाहर रहते हैं, ज़्यादा नॉइज में रहते हैं। अब ऑफ कोर्स लड़कियां भी जॉब्स में जाने लग गई हैं। बात है तो लड़की हो या लड़का, हाँ, नहीं, सी अब इंसिडेंस ऑलमोस्ट बराबर आने को हो गया, बिकॉज हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो बिकॉज पहले रीजंस थे कुछ साल पहले तक के लोग कम एक्सपोजर में ज़्यादा एक्सपोजर रहता था, बिकॉज वो ज़्यादा बाहर निकलते थे, ज़्यादा सोशलाइज करते थे, ठीक है। अब जो इंसिडेंस उनका भी पिकअप हो रहा है, और आई थिंक सेम होने वाला है, बट अभी तक लिटरेचर जो शो करता है वो यही है कि मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। जी। तो डॉक्टर संजय मुंजाल, आपने सुनने की क्षमता में जो कमी आती है, बहरापन जो होता है, ऐसी समस्याओं के बारे में बताया, उनके निदान के बारे में बताया, समाधान के बारे में बताया। अब आप हमें ये बताइए कि एक आम व्यक्ति को अपनी सुनने की क्षमता को स्वस्थ रखने के लिए और हमेशा उसमें कोई दिक्कत ना आए उसकी लापरवाही की वजह से, उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे जो पहली बात है कि हमें अपने कानों को खुद से साफ नहीं करना चाहिए। कानों की जो मैल है उसको आप विशेषज्ञ से करवाए। कुछ लोग घूमते हैं, वो अपना बक्सा लेकर के कान की सफाई करवा लीजिए। हाँ, देखिए, वो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे वो लोग बाहर से करवा के आए और उनके पर्दे में छेद हो गया है। हमारा जो कान का पर्दा है हमारे बाहर वाले हिस्से से सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर दूर रहता है। अरे। और हम जब ईयरबड्स यूज करते हैं, वो हमारी बर्ड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 5 to 6 सेंटीमीटर्स की होती हैं। तो दैट मीन्स आप पर्दे तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, और जब आप साफ करने लगते हैं तो आप देख नहीं रहे हैं उस टाइम पे, तो आप पर्दे के पास बिल्कुल जा सकते हैं और पर्दे के पास कर सकते हैं, तो पर्दे को हर्ट कर सकते हैं और पर्दे में छेद हो सकता है, जो हमने काफी कॉमनली देखा है जब बाहर से कान साफ करवाए। और वो आपको महंगा पड़ सकता है। वो महंगा पड़ सकता है, पेनफुल भी होगा और महंगा भी पड़ेगा, बिकॉज आपको फिर उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो वो रिवाइव भी नहीं होता है? रिवाइव हो जाता है, लेकिन फिर आपको फिर सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा। जी। सो दूसरा ये है कि हम मोबाइल हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुके हैं।
हम उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन उसका जो यूसेज है उसको हमारे को कोई कंटिन्यूस एक्सपोजर ना हो। हम जब भी फ़ोन पे बात करें एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए करें, ताकि कंटिन्यूस एक्सपोजर ना हो। जहाँ भी पॉसिबल हो लैंडलाइन यूज़ करें या स्पीकर यूज़ करके बात करें, ताकि हमारा फ़ोन हमारे शरीर से दूर रहे और हमें एक्सपोजर कम हो। और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, बिकॉज कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ऑटोटॉक्सिक होती हैं जी, जो हमारे कान को इफेक्ट कर सकती हैं। सो जब भी मेडिकेशन लें डॉक्टर से पूछ के लें जी। और जो ईयरफोन्स का यूसेज है उसको कम से कम करें, बिकॉज ईयरफोन से जो है हमारे कान में जो आवाज़ के लेवल्स जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे जो है हमारे कानों को इफेक्ट पड़ता है। सो ये सब करेंगे तो हम अपनी सुनने की शक्ति है उसको बरकरार रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये वो बातें हैं जिनको हम फॉलो करके अपने कान को स्वस्थ रख सकते हैं, सुनने की क्षमता को बरकरार रख सकते हैं। तो आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपने सुनने की क्षमता को लेकर बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड शेयरिंग माय व्यूज विद यू। थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, ये तो थे डॉक्टर संजय मुंजाल, इंचार्ज हियरिंग एंड स्पीच यूनिट PGI चंडीगढ़। इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया अरुण बाबा ने। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। FM लाइफलाइन।